हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके लिए हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। आप अपनी तैयारी पर रखिए। आपके सामने 60 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जिसमें से आप जितने भी कर सकते हैं आप करिए दोस्तों, और आंसर साथ ही साथ हम आपको बताते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है लेवल 1 के लिए होंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, जो मॉक टेस्ट है पूरा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है, बाल विकास निम्न से संबंधित है। बाल विकास जो है किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो जो बाल विकास है याद रखिए दोस्तों, वो गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला देखिए, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो सबको पता होगा दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है उसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है, ये निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता का पोषण दोस्तों कौन करता है? तो ये करते हैं दोस्तों ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना ही जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है सामाजिक संचरण। ऑप्शन ए दोस्तों, संतुलीकरण है, अनुभव है, लेकिन जो सामाजिक संचरण है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर, कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता ये होती है दोस्तों, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है, जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कि चिंतन मानसिक क्रिया का ब्लैंक पहलू है। चिंतन जो होता है वो मानसिक क्रिया का कैसा पहलू होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है दोस्तों, चिंतन मानसिक क्रिया का क्या ज्ञानात्मक जो है पहलू होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो दोस्तों याद रखिए माता पिता पर निर्भर है दोस्तों। ऑप्शन बी।
ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। ये ऑप्शन दोस्तों गलत होगा, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी प्रेरणा से संबंधित नहीं है। अगला देखिए कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो जो है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन सी कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशित का प्रभाव होता है। ये बात नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या विशेष के लिए किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव समस्या से संबंधित इसका नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जो है दोस्तों, जी कारक जो होता है वो सामान्य कारक होता है, यानी जनरल कारक होता है, और एक विशिष्ट कारक होता है। दो प्रकार के कारक होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो दोनों को ही दोस्तों किसने प्रस्तावित किया था, ये किया था ऑप्शन डी, स्पीयरमैन ने दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, ये नहीं है ऑप्शन ए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। कौन है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, थॉर्नडाइक। अगला देखिए, ये व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं। व्यक्तिगत भेद में जो है दोस्तों हम विचलनशीलता भी पाते हैं और प्रतिमानता भी पाते हैं। दोनों ही बातें दो हैं दोस्तों, वो हम व्यक्तिगत भेद में पाते हैं। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है दोस्तों, ये है व्यवहार में परिमार्जन होना, ऑप्शन सी।
अगला देखिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगला है कि एक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? तो जो ये उपागम है दोस्तों, किस पर आधारित होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ज्ञान के निर्माण पर ये उपागम आधारित है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। किसने जो है अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था? दोस्तों 3 नियम दिए गए थे, कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ये तीनों ही जो है दोस्तों वो किसके द्वारा दिए गए थे? थारनडाइक द्वारा दिए गए थे दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? तो किसके अलावा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा ये जो है समर्थित किया जाता है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह, बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार कौन सा है? तो ये है दोस्तों कर्तव्यनिष्ठा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तनाव एवं तूफान की जो अवस्था है दोस्तों वो कही जाती है, याद रखिए, किशोरावस्था को, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये भी आ सकता है दोस्तों किशोरावस्था तनाव एवं तूफान का काल है, ये किसने कहा था? तो ये भी आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, ये कहा था स्टैनले हॉल ने, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है ऐसा? तो ये करता है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, इस सिद्धांत को दोस्तों सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर इस पर करता है? किस पर करता है दोस्तों? ये करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर ये निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा।
ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। प्रथम चरण हमें बताना है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो प्रथम चरण होता है दोस्तों, याद रखिए, शारीरिक विकास। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। प्रथम चरण होता है दोस्तों शारीरिक विकास, दूसरा होता है मानसिक विकास, तीसरा संवेगात्मक, चौथा होता है नैतिक और पांचवा होता है दोस्तों सामाजिक विकास। पहला होता है शारीरिक, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, पहला भी पूछ सकते हैं, अंतिम भी पूछ सकते हैं। तो पहला है शारीरिक और अंतिम है दोस्तों सामाजिक। ठीक है, अगला व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है दोस्तों, ये है ऑप्शन बी अंतराल मापनी। ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगले पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, ये नहीं है ऑप्शन डी, विकास मशीन प्रक्रिया है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो जो गिरोह अवस्था है दोस्तों, वो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण की आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है। तो ये है दोस्तों आंखों का रंग जो है आनुवंशिकता संबंधी कारण है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों, यह दर्शाता है कि ऑप्शन सी प्रकृति और पोषण पर बहस। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, बच्चे जो हैं इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, बल्कि इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रकृति और पालन पोषण विवाद को जन्म देती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो ये किया था दोस्तों एल्फ्रेड बिने द्वारा। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो आपके पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है। पहला, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है।
तो कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं होगा दोस्तों? ये नहीं होगा ऑप्शन बी। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ऑप्शन बी दोस्तों, ये संबंधित नहीं होगा। ठीक है, अगला है आपातकालीन परिस्थितियों में के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछने, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो प्रिया द्वारा जो उपयुक्त दृष्टिकोण था दोस्तों वो था अन्वेषण दृष्टिकोण। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं अगला। पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पहाड़ों पर सफ़ेद बर्फ से प्रकाश परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस कक्षा में गतिविधि या है? तो ये हैं दोस्तों फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग और चित्र पढ़ना, तीनों ही हैं दोस्तों ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। अगला है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह क्या हो? यदि यह समावेशी हो, विषयगत हो और एकीकृत हो। तो ऑप्शन डी दोस्तों उपयुक्त सभी इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। अगला ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इससे जो दोस्तों बच्चे की सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ऑप्शन डी। ठीक है,
अगला देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित कहाँ पर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है दोस्तों वह आयोजित होता है बिहार के सोनपुर में। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है वो हुई थी 1961 में। ऑप्शन डी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। समता के अधिकार का उल्लेख जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। ऑप्शन डी। अगला है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, किस देश में जो है लचीला संविधान लागू है। तो ये है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। इंग्लैंड में जो है लचीला संविधान लागू है। अगला देखिए निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो ये है दोस्तों यूप्लेक्टिला। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है नर्मदा नहर का पानी राज्य के जालोर जिले के कौन से गांव में मार्च 2008 में पहुंचा। नर्मदा नहर परियोजना में दोस्तों सर्वप्रथम पानी जो है जालोर के सीलू गांव में पहुंचा दोस्तों। ऑप्शन बी। 18 मार्च 2008 को पहुंचा था। ऑप्शन बी सीलू गांव में दोस्तों। ठीक है। अगला निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो ये अनुपस्थित होता है दोस्तों ऑप्शन बी तारक्काय। ऑप्शन बी दोस्तों अनुपस्थित होता है। ठीक है। अगला मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ऑप्शन बी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। कौन सा है दोस्तों बताइए। तो ये है सारस क्रेन। ऑप्शन सी। अगला है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी अपखंडित अधिवास में। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला देखिए हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो इतना समय लगता है दोस्तों, ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी।
अगला है कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एलिफेंटा जो द्वीप है याद रखिए वो मुंबई तट पर स्थित है। ऑप्शन ए। मुंबई से समुंदर से 7 मील यानी कि लगभग 11.2 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर जो है दोस्तों एक छोटा सा द्वीप है एलिफेंटा। ऑप्शन ए दोस्तों। अगला है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ कितनी वर्षा होती है। जहाँ पर जो है दोस्तों वो लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऑप्शन बी। वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मानसूनी वन। अगला, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार जो है दोस्तों इसका विस्तार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में है। ऑप्शन सी। ठीक है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है। तो वह है दोस्तों एखोर्निया क्रोसिपस यानी कि जलकुंभी। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। बंगाल का आतंक है जलकुंभी। अगला, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। वायरस के अजैविक लक्षण होने का लक्षण जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, प्रजनन नहीं कर सकता है। वायरस जो है प्रजनन नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसका नाम क्या है। तो वो है दोस्तों एथिलीन हार्मोन। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है। तो उसका नाम है दोस्तों एजोटोबैक्टर। ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। किस प्रकार का डीएनए जो है कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों बी डीएनए। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन हमें चुनना है दोस्तों। देखिए, पहला है हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। अगला देखिए कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी ठीक है दोस्तों। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो दूसरा जो है दोस्तों गलत हो सकता था। पहला, तीसरा और फोर्थ क्या है, ठीक है। तो कौन सा जवाब होगा इसका। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। पहला, तीसरा और चौथा।
ठीक है। और अंतिम देखते हैं दोस्तों क्या है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि भी दिखाए जाते हैं। ये भी ठीक है। ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी दोस्तों पहला, दूसरा, तीनों ठीक है। फोर्थ और देख लेते हैं कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों मधुबनी जो है वो राजस्थान का नहीं है बल्कि बिहार का एक जिला है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा। ये दोस्तों ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही जवाब होगा, याद रखिए दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। और आप अंत में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपके कितने जवाब इनमें से सही मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।